नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायोलॉजी में। और आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने की? एंटनी वॉन लीवेनहॉक, एवी लीवेनहॉक ने 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? जिस ऐसा साइंस जिसमें बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवी लीवेनहॉक को कहते हैं। इन्होंने उस 1683 में बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया नाम जो रखा था वो एरेनबर्ग ने रखा था 1829 में। 1829 में एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर किया था। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल कल्चर किया गया है वो रॉबर्ट कोच ने किया है। ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं। लिस्टर ने क्या करा था? जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत, एंटीसेप्टिक थ्योरी इन्होंने दी थी। तो बैक्टीरिया के संबंध में बैक्टीरिया के संबंध में एंटीसेप्टिक थ्योरी भी लिस्टर ने दी थी। जिंडर और लेडरबर्ग ने क्या काम करा था? 1952 में जीवाणुओं में होने वाले लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, की विधि ट्रांसडक्शन की खोज की थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक जनन ट्रांसडक्शन द्वारा होता है, ये बात लीडरबर्ग तथा जिंडर ने बताई थी। ग्रिफिथ ने 1928 में लैंगिक जनन की विधि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। तो लैंगिक जनन की दूसरी विधि जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी खोज ग्रिफिथ ने की थी। जीवाणु की संरचना के बारे में देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि इसकी सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ होती है। बाहरी लेयर को सेल वॉल कहते हैं। एक कोश की संरचना होती है। सेल वॉल के नीचे प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है। कोशिका झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्य विकसित या कह सकते हैं वो मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। केंद्र के स्थान पर केवल डीएनए पाया जाता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया द्वारा बनने वाली प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक का नाम है ओरोमाइसिन। ओरोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिफेसिएंस द्वारा बनती है। बेसिट्रासिन जो एंटीबायोटिक्स है वो बैसिलस सबटिलिस द्वारा प्राप्त होती है। क्लोरोमाइसिटीन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेनिजुएली द्वारा प्राप्त होती है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस एरिथस द्वारा प्राप्त की जाती है। नोवोबायोसिन स्ट्रेप्टोकोकस नेवियस द्वारा प्राप्त की जाती है। पॉलीमिक्सिन भी ये बैसिलस पॉलीमिक्सा द्वारा प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस ग्रियस द्वारा प्राप्त की जाती है। टेट्रामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस रेमुसस द्वारा प्राप्त की जाती है। और टायरोथाइसिन ए बैसिलस बेब्रिस द्वारा प्राप्त की जाती है। निस्टेटिन जो है स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्सी द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये हो गए हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए, जो इम्पोर्टेंट थे सारे हमने बता दिए। अब पढ़ते हैं एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसका जो कारक होता है वो वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जो कि एक रेट्रोवायरस है और इसमें RNA पाया जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वप्रथम HIV की खोज को रिपोर्ट किया गया था। सही है, जो कि डॉक्टर मॉन्टेगनर की टीम का कार्य था।
परंतु 1984 में रॉबर्ट गैलो द्वारा एड्स की बजाय HIV को बताया गया। मिस्टर गैलो द्वारा HIV में पाए जाने वाले एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज ये एंजाइम होते हैं HIV में। मनुष्य की रोग प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे किसी भी बीमारी के प्रति शरीर अपनी रक्षा नहीं कर पाता। ART क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा एड्स का उपचार किया जाता है। एड्स की नवीनतम औषधियाँ जो हैं वो HIV थर्ड है, AZT थर्ड है, सोरेमिन है, साइक्लोस्पोरिन, रिवापाइरिन, इन्फा इंटरफेरॉन, HPA 23 डीऑक्सीसाइटिडीन ये एड्स की दवाइयाँ हैं। वायरॉइड्स की जो खोज की थी वो टियोडेनर ने की थी, द्वारा की गई थी खोज। वायरॉइड्स सबसे छोटा रोगजनक विषाणु है और वायरॉइड के लिए केवल RNA पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का खोल नहीं होता। कोश के केंद्रक में जन करके रोग को ये फैलाता है। वायरॉइड के कैप्सिड में प्रोटीन नहीं पाई जाती है और ये पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिसीज़। अब रोग की बात आती है तो बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होते हैं उनको देख लेते हैं। हैजा जो होता है विब्रियो कॉलरी द्वारा फैलाया जाता है। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा फैलाया जाता है। गोनोरिया गोनोकॉकस गोनोरिया द्वारा और लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा। प्लेग बैसिलस पेस्टिस द्वारा। सिफिलिस ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम द्वारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई द्वारा। और वूपिंग कफ हीमोफिलस परट्यूसिस द्वारा बैक्टीरिया द्वारा रोग फैलाया जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स और हैं कुछ। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेयस द्वारा बनती है, बैक्टीरिया से ट्रैप्ड होती है। क्लोरोमाइसिटीन क्लोराम्फेनिकोल जी कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुली से। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैसिन से। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमुसस से। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। कैनामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनोमाइसिटिस से। ग्राइसियोफल्विन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। और बेसिट्रेसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस सब्टिलिस से। और पॉलीमिक्सिन भी बैसिलस पॉलीमिक्सा नामक बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है एंटीबायोटिक। सीडोमोनास सोलेनोसीरम ये इससे क्या होता है? पोटैटो बिल्ट नामक रोग हो जाता है। ठीक है। देखिए सीडोमोनास सोलेनोसीरम द्वारा पोटैटो बिल्ट रोग हो जाता है। इरवीनिया एमाइलेबोरा से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या और पियर इनका रोग हो जाता है। जैंथोमोनास सिर्राइसिस कैंसर का रोग हो जाता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का ब्लैक रॉट ऑफ कैबिज नामक रोग हो जाता है। कॉर्नीबैक्टीरियम ट्राइटिसिस है तंदूर डिसीज़ ऑफ वीट का तंदूर डिसीज़ हो जाता है वीट का। जैंथोमोनास ओराइजी से ब्लाइट
ऑफ पैडी नामक रोग हो जाता है। स्यूडोमोनास रूब्रिलिनियंस से क्या हो जाता है, रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन के अंदर जो लाल रंग की पट्टी बन जाती है, रेड स्ट्रिप बन जाती है, वो इसी से होता है, स्यूडोमोनास रूब्रिलिनियंस। अब अगला आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, तो इसके द्वारा प्लांट ट्यूमर या क्राउन गॉल डिसीज हो जाती है। जैंथोमोनास मालवासीरम, इससे जो रोग होता है वो है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन की एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, अब और देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया रोग हो जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से टिटनस रोग हो जाता है, जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से बोटुलिनिज्म या फूड पॉइजनिंग रोग हो जाता है। ये हमें पीजीटी 2021 के पेपर में पूछा गया था। एवरथेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया रोग हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग हो जाता है। नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस से मेनिंजिटिस रोग हो जाता है। नाइजीरिया गोनोरी से गोनोरिया रोग हो जाता है। ऐसे हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से या बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस रोग हो जाता है। विब्रियो कॉलरी से कॉलरा रोग होता है। पास्टोरेला पेस्टिस या अर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग रोग हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम से सिफिलिस रोग हो जाता है। साइजेला डिसेंट्री से या बैसिलस डिसेंट्री से डिसेंट्री नामक रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफीमोरियम से बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी और बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी से लिमे डिसीज़ हो जाता है। लेप्टोट्राइकिया ब्यूकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्यूइस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इन सब से डेंटल कैरीज रोग हो जाते हैं, दांतों के रोग हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस फीवर या लोअर ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है। क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस, इससे सेवरल बॉडी एब्डोमिनल पेन, जो पेट के दर्द होते हैं एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जाते हैं और डायरिया हो जाता है। बैसिलस एंथ्रासिस से एंथ्रैक्स हो जाता है। क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस से गैंग्रीन रोग हो जाता है। कौन सा था? गैंग्रीन रोग हो जाता है। इसके बाद आता है लेप्टोस्पाइरा इंट्रोजेंस, इससे लेप्टोस्पाइरोसिस नामक रोग हो जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई से ई कोलाई डायरिया हो जाता है, ई कोलाई डायरिया। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिक से निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से रूमेटिक फीवर नामक रोग हो जाता है। अब आता है जंतु ऊतकों का अध्ययन, जो औतकी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाती है, और शब्द मायर द्वारा दिया गया था 1918 में, और मार्सेलो मेलग्वेगी द्वारा इसकी शाखा की स्थापना की गई थी। एक समान कोशिकाओं के समूह द्वारा जब एक समान कार्य व्यवस्थित ढंग से संपादित किया जाता है तो उसे ऊतक कहते हैं। एनिमल टिश्यू को मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला आता है उपकला या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू द्वारा अंगों की बाहरी परत, पतली परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण किया जाता है। कार्य इनके विसरण, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन होता है। अगला आता है सल्काव या स्क्वमस एपिथेलियम। कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। त्वचा की बाहरी परत माउथ, टंग, ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स और एल्वुलाई में ये पाया जाता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, पहला है, दूसरा है ये कनेक्टिव टिश्यू।
अब इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू, विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़कर सहारा देने वाला का काम इसका होता है। ये इसमें पाए जाने वाले अंतरकोश के पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल और संवहन ऊतक। ठीक है, तो वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में देख लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक, श्वेत तंतु और पीला तंतु। श्वेत तंतु जो होते हैं वो ये अशाखीय और लचीले होते हैं और ये कोलेजन के बने होते हैं, जबकि पीले तंतु जैसे ये शाखीय और अशाखीय या अशाखीय तथा लचीले तंतु का या इलास्टिक का बना होता है। और दोनों ही इसमें किसमें पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाने वाले तंतु हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, सबसे जो पहले नंबर पर लिखा था, क्या लिखा था, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, ये चपटी तथा शाखाएँ, ये चपटी एवं शाखाएँ होती हैं इनमें और तंतु बनाती हैं। हिस्टोसाइट्स, ये चपटी अनियमित आकार और केंद्रक युक्त और बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, गोल अंडाकार होती हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। मास्ट सेल्स किन्हें कहते हैं, न्यूक्लिएटेड गोलाकार अंडाकार होती हैं, रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करती हैं। हिस्टामिन, रुधिर वाहिनियों को जमने से रोकती हैं। हेपेरिन, रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने से रोकती हैं। सेरोटोनिन, तो ये सारे इनके तीनों प्रोटीन का स्रावण कौन करती हैं, मास्ट कोशिकाएँ करती हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं श्वेत कण जो होते हैं। लिम्फोसाइट्स, यूसिनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, रक्त में के अवयव होते हैं। एडिपोस टिश्यू जो होते हैं, बसा ऊतक कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, ये बसा इनके अंदर पाया जाता है। इन ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करती हैं, बाहरी चोटों से रक्षा करती हैं, ताप रोधक के कारण ठंड से शरीर की रक्षा करती हैं, मोटापे हेतु जिम्मेदार होती हैं। वाइट सफ़ेद श्वेत तंतु में ऊतक जो होते हैं, समांतर सघन ऊतक वाले तंतु मैट्रिक्स बहुत कम होता है, इनमें अत्यधिक मजबूत और आंशिक लचीला ऊतक होता है। टेंडन का निर्माण करते हैं, टेंडन मांसपेशियों को बोन से तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है। येलो फाइबर टिश्यू या पीला तंतु में ऊतक अधिक मजबूत और लचीले, मैट्रिक्स की मात्रा कम परंतु तंतुओं के बीच की कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक लिगामेंट, याद रखना, लिगामेंट का निर्माण करते हैं और लिगामेंट का होते हैं अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, इसलिए इसमें शॉर्टकट है BBL, बोन से बोन को जोड़ने वाले लिगामेंट होते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू या जालवत संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऊतक स्टार शेप्ड सेल्स के होते हैं। ये ऊतक प्लीहा यकृत, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, कंकाल ऊतक स्केलेटल टिश्यू शरीर को अन्य ऊतकों के सहारा प्रदान करता है तथा अन्य दृढ़ता से जोड़ता है। इनके शरीर में कोमल अंगों की रक्षा होती है। स्केलेटल टिश्यू उपास्थि मैट्रिक्स लसलसा, पतले एवं महीन कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन मैट्रिक्स में पाई जाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। बाह्य कर्ण नाक, श्वासनली, कंठ, स्टर्नम में पाए जाते हैं। उपास्थि, अस्थि देखिए, अस्थि कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं। अस्थि जो होती है टिश्यू, इस टिश्यू की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। बोन टिश्यू कठोर होते हैं। अस्थि के मध्य में क्या होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है। स्तनधारी में अस्थियों में नलिकाएं, ये हैवर्सियन कैनाल जिन्हें कहते हैं, पाई जाती हैं। तरल संवहनीय ऊतक, उर्ध्र या ब्लड लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त तरल भाग, और रक्त जो है उसमें 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग और एक कणिकाएं। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो हल्का चिपचिपीला होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा क्षारीय भी होता है, अल्कलाइन होता है। आयतन के अनुसार रुधिर का 55% होता है, जबकि ये 45% ही होती हैं कणिकाएँ। प्लाज्मा में जो 55% भाग है, प्लाज्मा में 90% जल होता है
और 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिका आरबीसी जो होती हैं रुधिर कणिकाओं का 99% भाग बनाती हैं, केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन और हीम से मिलकर बना होता है। जो हीम को लौह तत्व होता है ये ऑक्सीजन को बांधने एवं मुक्त करने का कार्य करता है और श्वसन में ऑक्सीजन की सभी अंगों तक ऑक्सीजन को श्वसन में सभी अंगों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन के साथ हीम मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊँट में की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये ल्यूकोसाइट्स भी कहलाती हैं। अनियमित आकृति की और केंद्रक युक्त होती हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। मनुष्य में 5 से 9 हज़ार तक होती हैं। डब्ल्यूबीसी को जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रमुख कार्य यही करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलेट भी होती हैं और एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो थ्राम्बोसाइट्स कहलाती हैं। केवल स्तनधारियों की रक्त में पाई जाती हैं। 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती हैं। रक्त की प्रमुख कार्य जो होते हैं परिवहन और ताप नियंत्रण का प्रमुख कार्य होता है। शरीर को ताप को एक समान बनाए रखने का काम होता है। परिवहन में पची हुई भोज्य सामग्री अंतःस्रावी उत्सर्जी पदार्थ गैसों का ये परिवहन करते हैं। रक्त का थक्का जो जमता है वो इसके बारे में जान लेते हैं। फाइब्रोब्लास्टिन ट्रिप्टेज एंजाइम का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। और पैथोलॉजी में रक्त को जमने से बचाने के लिए सोडियम तो पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। जो हम देखते हैं कि पैथोलॉजी का जो आता है और खून निकाल कर ले जाते हैं, तो ये खून जो निकाल कर टेस्ट करने के लिए जाते हैं उसमें सोडियम पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। थ्राम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम ये सब मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं पहले। फिर ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन रक्ताणु रुधिराणु को आपस में फंसाकर ब्लड क्लॉट का निर्माण करता है, थक्का जमाने का निर्माण करता है, थक्का जमाता है। ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन का वो किसने बताया था? ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैनिस्टर ने 1909 में बताया था। रक्त वर्ग का विभिन्नता के कारण आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं के कारण होता है। तो रक्त का वर्ग का जो भिन्न भिन्न होते हैं क्यों होते हैं? ग्लाइको प्रोटीन जो होती है एंटीजन के कारण होते हैं। एंटीजन ए से एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी बी से एंटीजन ए जुड़ती है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है तो उसको एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी ए पाई जाएगी। एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। ए बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें दोनों ए और बी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ जो होता है उसमें एंटीजन कोई नहीं होता, इसलिए उसमें एंटीबॉडी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। RH फैक्टर जो होता है लैंडस्टीनर तथा बीनर दोनों ने मिलकर खोजा था 1940 में। रीसस मंकी के नामक बंदर के में खोजा था। एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था जिसे RH फैक्टर कहते हैं। RH अगर पाया जाता है तो RH पॉजिटिव, RH नहीं पाया जाता तो RH नेगेटिव। संभावित रक्त समूह अब बता देते हैं कि O अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O हो तो बच्चों के संभावित ब्लड O होते हैं और बच्चों में असंभव जो हो गए वो बाकी O के छोड़कर बाकी सारे असंभव हैं, ये नहीं पाई जाएंगी। O और A है तो संभावित O और A होता है। O और B है तो O और B बच्चों में होगा। O और A B है तो बच्चों में A B होगा और A है तो बच्चों में A और O हो सकता है। A और B है, अगर ब्लड ग्रुप माता पिता का A और B है
तो सारे ब्लड ग्रुप संभव हो सकते हैं। ए और बी, ए बी है तो तब भी सारे गुण, तो ओ नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। बी होगा तो बी और ओ होगा, बी और ए बी होगा तो सारे गुण हो सकते, ओ को छोड़कर सारे हो सकते हैं। ए बी अगर है दोनों के हैं तो इसमें ए बी और ए बी होगा, ओ नहीं होगा। एथोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है, पिता का अगर RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तो पहली संतान तो सामान्य होती है, दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है एंटीबॉडी बनने के कारण। लिम्फ है लसिका, रंगहीन द्रव्य होता है, RBC और प्लेटलेट्स इसमें नहीं पाई जाती है। कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स इसमें तैरते रहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है परंतु CO2 और अपशिष्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लिम्फ के उपस्थित लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती हैं। शरीर के असंक्रामक तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण यही करती है, लसिका ही करती हैं। मस्कुलर टिश्यू देख लेते हैं अब। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी ऊतक। अरेखित जो होती हैं वो, इनका संकुचन जंतु की इच्छा के अनुसार होता है। अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, नहीं होता, इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। नेत्र की आइरिस, टेस्टिस और उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय, रक्त वाहिनियों में ये पाया जाता है। रेखित, इनका संकुचन मनुष्य की इच्छानुसार होता है, ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं, कंकाल में संबंधित होती हैं और इनको मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये बाह में, हाथों में, पैर में, गर्दन में पाई जाती हैं। ये तंत्रिका तंत्र ज़्यादा उत्तेजित होती हैं। हृदय की भित्ति का निर्माण करती हैं। अनैच्छिक प्रकार की पेशी होती हैं, इनमें संकुचन तथा विसरण का काम होता है। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू जो है ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तथा नर्व्स तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। ये संवेदनाओं या इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। नर्वस टिश्यू की इकाई न्यूरॉन और नर्व सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स के 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। तंत्रिका सेल्स का मुख्य भाग, इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साइटोन से निकला हुआ तंतु डेंड्रोन कहलाता है। साइटोन से निकला पहले एक बार में देख लेते हैं कि तंत्रिका सेल्स का मुख्य भाग केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सभी रंगीन कणों को प्रोटीन युक्त निसेल्स कण कहते हैं। साइटोन से निकला हुआ भाग डेंड्रोन कहलाता है। ये आगे ब्रांच होकर शाखित हो जाता है और आवेग को साइटोन तक लाता है। साइटोन से निकला वो लंबा पतला तंत्रिका तंतु जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदनाओं को फैल जाता है, एक्सोन कहलाता है। देखिए ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि डेंड्राइट्स दिखाए गए हैं। डेंड्रोन साइटोन बॉडी के बीच में, साइटोन बॉडी से केंद्रक है, नीसल्स ग्रेन्यूल्स हैं और इससे ये पतले से डेंड्रोन निकले हुए हैं और यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। ये एक मोटा सा एक्सोन निकला हुआ है। एक्सोन निकला हुआ है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ हैगी और एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है और बीच में जहाँ ये दबाव पाया जा रहा है इसको कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं और अंदर की जो लेयर है उसे न्यूरोलियमा कहते हैं। और ये गुंडियाँ हैं, इन गुंडियों को संयुक्त युग्मन गांठें कहते हैं। नर्व सेल्स की संरचना तो हमने आपको समझा दी, अब आगे देखते हैं। ये हैं इओसिनोफिल्स जिनके केंद्रक कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स ये एस के आकार का इसमें केंद्रक होता है और न्यूट्रोफिल्स इसमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं इनमें केंद्रक और मोनोसाइट में केंद्रक बड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। इनके दोनों के डायग्राम दिखा दिए हैं। एथोसाइट जो होते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स होती हैं ये इस प्रकार के विभिन्न आकार की होती हैं। पीएच मान देख लीजिए,
पीएच मान, इसके पीएच स्केल की खोज जो सोरेनसन ने की थी। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक का मापन करता है। पीएच स्केल में 1 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 7 में उदासीन को कहते हैं, और 7 से आगे का 14 तक क्षारीय होता है, और सर्वाधिक क्षारीय 14 होता है, सर्वाधिक अम्लीय 1 होता है। मुख्य पदार्थों के पीएच मान। दूध जो होता है इसका पीएच 6.8 होता है। लार का, मानव की लार का 6.4 होता है। सिरका 3 होता है। नींबू का रस 2.2 होता है। आंसू 7.4 होते हैं। और सामान्य रक्त जो होता है वो 7.35 होते हैं। शुद्ध जल 7 का पीएच 7 होता है। समुद्री जल का पीएच 7.5 से 8.4 होता है। मूत्र का 6 होता है। मानव त्वचा का 5.5 होता है। और अंडे की सफ़ेदी 7.8 होती है। सफ़ेदी का 8 होता है। बैटरी में युक्त एसिड का 1 होता है। जठर रस में HCl पाया जाता है, उसका 1 ही होता है। कार्बोनेट पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनका 2.5 होता है। अंगूर के संतरे का रस जो 3 का होता है, 3 pH होता है। सेब के रस का pH 3.5 होता है। बियर का 4 होता है। अम्ल वर्षा का 4.5 होता है। नाखून और बाल का pH 5.5 होता है। कास्टिक सोडा का 14 होता है, क्षारीय होता है ये। और सामान्य वर्षा जल जो होती है 5.6 से 6 होता है। और शराब का 2.8 से 3.8 तक इनका pH होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें, और मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो देखते रहें।